अच्छा जी, अपने पास आपने हेडिंग डाली है जी, डेफर्ड टैक्स विद रिवैल्यूएशन, ऐसा। सबसे पहले एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन एक इनकम है या नहीं है? ऐसी इनकम है जिसको आपने पीएनएल में नहीं डालना बल्कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालना, ऐसा। देखो डेफर्ड टैक्स क्या कहता है, जो इनकम बुक करो, अगर एफबीआर उस पर टैक्स नहीं लगा रहा, आप जबरदस्ती का टैक्स लगा दो डेफर्ड टैक्स के नाम। जो एक्सपेंस बुक करो, एफबीआर अगर उसको रिलीफ नहीं दे रहा, आप जबरदस्ती का रिलीफ बुक कर दो, ऐसा यही कहता है ना डेफर्ड टैक्स। तो अगर एक इनकम पीएनएल में जा रही है और एफबीआर उस पर टैक्स नहीं लगा रहा, तो आप क्या कर दो, जबरदस्ती का टैक्स लगा देते हो उसके ऊपर। लेकिन अगर एक इनकम ओसीआई में जा रही है, उस पर एफबीआर टैक्स नहीं लगा रहा, तो रूल तो उसके लिए भी यही होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? आपने पीएनएल में एक इनकम डाली, रेंट इनकम रिसीव नहीं किया, एफबीआर ने कहा भाई रेंट इनकम इनकम नहीं है, आपने कहा जी मेरे पीएनएल में तो जा रही है, तो मुझे तो अपने पीएनएल में टैक्स भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सर आईएएस 12 ये कहता है कि जो इनकम पीएनएल में गई उस पर टैक्स लगना लाजमी है, अनलेस कि वो एग्जाम्प्ट इनकम। ठीक है जी, तो मैं सर उस पर डेफर्ड टैक्स बुक कर देता हूँ। अब अगर सर कोई इनकम ओसीआई में जाएगी तो उस पे भी टैक्स बुक होना चाहिए, ऐसा। इसका मतलब ये है कि सर मेरी समरी है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इज एन इनकम, ऐसा। और ये कहां जाती है सर? ना सर, ये ट्रांसफर्ड हो जाती है किसमें, टू ओसीआई। ठीक है जी, तो इस पर टैक्स भी लगना चाहिए, इसका टैक्स भी कहां जाना चाहिए, ओसीआई में जाना, ऐसा। इसका टैक्स भी कहां जाना चाहिए। तो क्लियर कर लिया हमने पहला पॉइंट के रिवैल्यूएशन सरप्लस इज एन इनकम दैट इज क्लासिफाइड इन ओसीआई, एंड इससे रिलेटेड टैक्स भी कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। एक इनकम पीएल में गई, उससे रिलेटेड टैक्स कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। एक एक्सपेंस पीएल में गया, उससे रिलेटेड रिलीफ कहां जाएगा। एक इनकम ओसीआई में जा रही है, उससे रिलेटेड टैक्स भी कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। वेरी गुड सर। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एसेट है नॉन डेप्रिशिएबल। कौन सा? नॉन डेप्रिशिएबल। केस 1 नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, जमीन है हमारे पास। जमीन की कैरिंग अमाउंट 100 रुपए की है। जमीन की कैरिंग अमाउंट कितने की है, 100 रुपए की है। हमने इसको साल के स्टार्ट पे रिवैल्यू कर दिया 150। कितने में? 150 में। क्या जमीन को रिवैल्यू किया जा सकता है? हाँ सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने जमीन की रिवैल्यूएशन की एंट्री पास की, पीपी डेबिट या लैंड डेबिट कितने से, 50 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे बच्चों कितने से, ग्रेड 50 से। डन। ये जिस दिन एंट्री तुमने पास की, जिस दिन एंट्री पास की, दिमाग में रखना, उसी दिन तुम्हें इस पर डेफर्ड टैक्स बुक करना पड़ेगा। अब बताओ सर, एफबीआर रिवैल्यूएशन को मानता है? नहीं सर, नहीं मानता। अच्छा, क्यों नहीं मानता? रीजन क्या, क्यों नहीं मानता रिवैल्यूएशन? नहीं 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 यार, सर मैं कहूं जी मैंने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 600, तो 600 पे ले जाता हूं फिर इस पे मैं ऐसा ऐसा जो है वो 600 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक करूंगा। एफबीआर कहता है जब तुमने खर्चा 100 रुपए का किया इसको खरीदने के लिए, तो तुम 600 रुपए का डेप्रिसिएशन कैसे बुक कर सकते हो? तो रिवैल्यूड एसेट के ऊपर आपको बाद में सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो ये तो गलत बात हो जाएगी कि इनकम तो आपने टैक्स की लेकिन उस पर डिडक्शन अलाउ नहीं की। तो दुनिया भर के टैक्स लॉज में लिखा है कि आपको पीपी के अगेंस्ट डिडक्शन मिलती है, किसके ऊपर, जितने आपने पैसे दिए होते। ठीक है जी, उससे ओवर एंड अबव पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउ। अब बताओ इस एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना बुक करोगे अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो? ओवर द पीरियड कितना डेप्रिसिएशन बुक होता अगर ये जमीन की जगह कोई एसेट होता? 150 रुपए का। एफबीआर कितना अलाउ कर दी इसको? सिर्फ 100 रुपए। क्यों? एफबीआर कहते हैं जो आपने कैश पे किया उससे ऊपर में डिडक्शन नहीं दूंगा। तो सर यहाँ प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है सर एफबीआर रिवैल्यूएशन के पूरे प्रोसेस को नहीं मानता, ना रिवैल्यूएशन इनकम को मानता है, ना उसके नतीजे में बड़े बड़े डेप्रिसिएशन को मानता है। ऐसा दोनों चीजों को नहीं मानेगा, ना उस इनकम को टैक्स करेगा और ना उससे मिलने वाले एडिशनल जो एक्सपेंसेस आएंगे डेप्रिसिएशन की उसको रिलीफ देगा। सेम सेम सेम। आपने अभी थोड़े टाइम पहले पीपी में इंपेयरमेंट पढ़ा था, एफबीआर ने इंपेयरमेंट दिया आपको? नहीं। मैंने कहा जी मैं तो नॉर्मल तरीके से एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा, मुझे नहीं पता कि ऊपर जाता है नीचे आता है।
ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, मेरे नहीं है। हाँ मुझे बताओ इम्पेयरमेंट पे या रिवैल्यूएशन लॉस पे डेप्रिसिएशन कम होता है? हाँ होता है। इसकी वजह ये कि एक्सेलरेटेड बेसिस पे डेप्रिसिएशन बुक हो जाता है, टोटल एक्सपेंस तो नहीं बढ़ता ना, ठीक है जी, फर्क को नहीं पड़ता। सर इसका मतलब एफबीआर रिवैल्यूएशन को नहीं, पूरे रिवैल्यूएशन के प्रोसेस को नहीं मानता। देखो ये दिमाग में रखना, नहीं तो डेफर्ड टैक्स में फंसोगे आगे। एफबीआर किसको नहीं मानता? रिवैल्यूएशन की इनकम को नहीं, पूरे रिवैल्यूएशन प्रोसेस को ही वो कंसिडर नहीं करता। वो कहता है ना रिवैल्यूएशन इनकम को टैक्स करूंगा और ना उसके बाद एसेट की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से जो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा उसको अलाउ कर। ठीक, दोनों चीजों को मना। डन हो गया? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, भाई मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? क्या मेरी आवाज आ रही है? टिक की आवाज खत्म हुई? हाँ या ना, हाँ या ना? है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बंदा क्लियर है, अजीब बंदे, और मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही, कहते हो नहीं। तो उसको ये जवाब कैसे, उसको पता क्या पूछ रहा हूँ? अकल वाली बात करो यार, मेरे से पूछ रहा आवाज आ रही हो, कह रहे नहीं। हाँ जी, अभी आ रही है टिक टिक की आवाज? दिल धड़क रहा होगा ना भाईजान। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी आवाज आपको अभी आ रही है? दुनिया की सबसे भारी चीज पता है क्या है? आप लोग एटीट्यूड। यहाँ देख लो, बड़े हमारे अक्सर मैंने क्या किया, पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये रिवैल्यूएशन है मेरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कह रहे जनाब आप उस पे अभी के अभी डेफर्ड टैक्स बुक कर लो, क्योंकि इस इनकम पे एफबीआर करंट टैक्स नहीं लगाएगा। तो मैंने क्या किया, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट नहीं सर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट करूंगा तो वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है जी, मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस में अगर इनकम डाली है ना, तो मुझे डेफर्ड टैक्स भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालना। तो मैं एंट्री क्या पास करूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, 15 से और 15 से, अज्यूमिंग कि हमारा टैक्स रेट 30%। ऐसा बुक हो गया रिवैल्यूएशन, सर बुक हो गया उस पर डेबिट टैक्स पक्का। अब मुझे एक बात बताएं प्यारे बच्चों, और तो सुनना, और तो सुनना मेरे बच्चों, मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक अकाउंट खुल गया और डेबिट टैक्स का एक अकाउंट खुल गया। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में एक अमाउंट आई टीपी की वजह से, कितने की, और फिर एक अमाउंट डेबिट टैक्स लायबिलिटी की वजह से निकल भी गई। ऐसा इसी तरह डेबिट टैक्स लायबिलिटी के अकाउंट में एक अमाउंट आई, कितने की, एक अमाउंट आई कितने की सर, 15 रुपए की। सर रिवैल्यूएशन 15 रुपए, डन, सही हो गया जी। ये था 2018 की डेट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिसिएशन तो बुक नहीं होगा इसके ऊपर, तो जब हमने रिवैल्यू किया एज इट इज इसको खड़ा छोड़ दिया। ऐसा 2019 में हमने इस एसेट को बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। अच्छा, जब 2018 में आपने इसको रिवैल्यू किया ना, उसमें उस साल मेरी अकाउंटिंग इनकम थी 1 लाख रुपए, जैसे अकाउंटिंग इनकम थी 1000 रुपए। अकाउंटिंग इनकम कितने की थी 2018 में, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का था, 1000 रुपए का। अब मुझे बताओ कोई चीज ऐड लेस करूं, है रिवैल्यूएशन की वजह से कोई चीज ऐड लेस करूं इधर? नहीं 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 सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस गया ही ओसीआई में, हमारे प्रॉफिट में थोड़ी आया है। ऐसा है, तो मुझे एक बात बताओ, मेरे यहाँ पर कोई डेफर्ड टैक्स बुक होगा? नहीं सर, डेफर्ड टैक्स जो बुक हुआ वो किस पे बुक हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे, और वो रिवैल्यूएशन में गया है। ऐसा, तो मुझे बताओ सर, जब मैं इस साल करंट टैक्स बुक करूंगा तो करंट टैक्स कितना होगा, 30% के हिसाब से कितने, 300। तो मैं कहूंगा जी टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का, 300। करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का, 300। कोई डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, एक्सपेंस नहीं है सर, पता नहीं। ऐसा, वो किसका लेके जाते हैं, जब वो डेप्रिशिएबल एसेट होता है, ये डेप्रिशिएबल नहीं। डन। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, जमीन को हमने डेप्रिशिएट नहीं करना, जमीन को हमने रिवैल्यू करके छोड़ दिया, तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट पे हिट आया नहीं, कोई रिकंसिलेशन पे हिट आया नहीं। अब अज्यूम करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अल्लाह के वास्ते आंखें खोल के देखना,
खतरनाक चीज हम देखने जा रहे हैं। 2019 में आके हमने ये जमीन बेची। जब हमने जमीन बेची तो हमने बेची 160 रुपए में। कितने में? एंट्री हमने पास की कैश डेबिट कितने से? 160। ऐसा सर फिर पीपी ग्रेड कितने से? 150। और गेन ऑन डिस्पोजल कितने से? डन हो गया। अब गेन ऑन डिस्पोजल तो आपने बुक कर लिया। अब अकाउंटिंग के पीएनएल में प्रॉफिट कितना गया? 10 रुपए का गया। ऐसा है, आंखें खोल के देख लो, बताओ टैक्स का गेन कितना होगा इसके ऊपर? टैक्स ने तो पूरे रिवैल्यूएशन प्रोसेस को माना ही नहीं। तो टैक्स वाले की नजर में प्रोसीड्स है कितने की? 160। और सर एसेट की कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। तो सर टैक्स के हिसाब से गेन कितना हो गया? 60। ऐसा जब टैक्स के हिसाब से गेन हुआ 60 रुपए का, तो एफबीआर ने टैक्स किस पे काटना है? 60 रुपए पे काटना है। अज्यूम करो हमारे पास इस साल मजीद कोई इनकम नहीं थी, यही हमारी टैक्सेबल इनकम है। इस टैक्सेबल इनकम पे मैं क्या करूंगा? 30% के हिसाब से 18 रुपए का करंट टैक्स एक्सपेंस और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। ऐसा टैक्स के प्रॉफिट पे जो टैक्स आप देते हो वो आपका क्या है? करंट टैक्स। अब बोर्ड में देखते रहना, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 18 से। करंट टैक्स लायबिलिटी या पेबल क्रेडिट कितने से? 18। अब यार बड़ा बड़ा मुनासिब, बड़ा गैर मुनासिब मामला हो चुका है। बड़ा गैर मुनासिब मामला ये हो चुका है कि आपने एसेट को बेचा, उसमें गेन आ रहा है कितने का? सिर्फ 10 रुपए का। जबकि पीएनएल में टैक्स कितने का गया है? 18 रुपए का गया है। करंट टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, 10 रुपए के गेन पे 18 रुपए का टैक्स कटा। बाप परेशान हो भाई, ये क्या सीन हो गया भाई? 10 रुपए का गेन आया और टैक्स कितने का आ गया? करंट टैक्स का तो एक रुपया पीएनएल में जाएगा, करंट टैक्स एक्सपेंस। अब हम परेशान है। हमें याद है हमारे पास एक रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, कितने की? ना 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 35 रुपए का। जब आपने इस एसेट को डिस्पोज किया, ये रिवैल्यूएशन उठा के आपने क्या कर दिया? पीएनएल में नहीं लेके जाते, रिटेन अर्निंग में लेके जाते हैं। ऐसा अब एंट्री पास की, रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म। कितने से? 35 से। रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से? सर लेकिन इससे भी क्या फायदा हुआ? मेरे पीएनएल में तो अभी भी प्रॉफिट 10 का है और टैक्स कितने का आ रहा है? अब मुझे याद आया यार, मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी तो मौजूद है। कितने की? 15 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद। अच्छा, अगर 15 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? रिवर्स करना है। एसेट तो खत्म हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? रिवर्स होनी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किससे हुई? रिवैल्यूएशन से। रिवर्स भी नहीं होगी रिवैल्यूएशन। अब आपके पास आ गई एक मजबूरी आ गई है कि आपके पीएनएल में प्रॉफिट जा रहा है 10 रुपए का और करंट टैक्स जा रहा है कितने का? 18 रुपए का। डेफर्ड टैक्स का तो सर ऑब्जेक्टिव ही ये रहा है कि पीएनएल में जितनी इनकम जाए टैक्स उसके हिसाब से जाए, तो टैक्स तो इधर ज्यादा चला गया। अब इस टैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस से नहीं, पीएनएल से। अब बताओ, मैं एंट्री पास करूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से? 15। डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? अब बताओ, मेरे पीएनएल में एक इनकम आई और मेरे पीएनएल में एक करंट टैक्स एक्सपेंस आया। कितने? नेट कितने हो गए? 3 रुपए का। क्या मेरा अकाउंटिंग गेन 10 रुपए का था? क्या उसपे मेरे पास 3 रुपए के टैक्स बनना चाहिए? इसका मतलब ये कि सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट रिवैल्यूएशन सरप्लस से होती है, लेकिन जब आप एसेट को बेचोगे तो रिवर्स पीएनएल से होगी। ऐसा क्रिएट किससे होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। लेकिन रिवर्स किससे होगी? क्योंकि अगर आपने पीएनएल से रिवर्स नहीं किया फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आउट हो जाएगा, उसमें इनकम आ रही होगी कुछ अलग और टैक्स उसके हिसाब से बन नहीं रहा होगा। तो आपने क्या करना है? डबल टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से करना है, रिवर्सल आपको किससे करना है सर? ताकि मेरे अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट बनेंगे सर मेरा टैक्स भी उसके हिसाब से देने मिल जाए। अब बताओ मेरा सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? मेरे पास सर अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए का है, तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 3 रुपए का। 10 रुपए का गेन मल्टीप्लाई बाय 30% वुड बी 3 रुपया। करंट टैक्स एक्सपेंस 18। डेफर्ड टैक्स इनकम नेट
अगर मैं डेफर्ड टैक्स अभी रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिवर्स करता तो मेरे पीएनएल का सत्यानाश हो जाता। तो बताओ हमने पहला केस क्या पढ़ा, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को जब रिवैल्यू किया जाता है तो उसके रिवैल्यूएशन पे जो डेफर्ड टैक्स आप बुक करते हो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से करते हो, लेकिन वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जब आप बाद में बेच देते हो तो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके पास मौजूद होती है उसको आप रिवर्स किससे करोगे, पीएनएल से करोगे। ऐसा है, ये पहला रूल याद रहेगा, ये कॉपी कर लेते शुरू से देखो। 4 रूल हैं इसमें टोटल, जूम आउट कर दो, क्यों ऐसे एक एक करके नीचे कर दूंगा ना, खत्म होगा मैच। 100 बना लिया। Oh my God. मैं वो दुबई में दोस्त बैठता ना, वो बैठा सही उसके साथ मिला हो गया, मजा आ गया। पाकिस्तान आ रही थी तो मुझे टाइप हो गई यार, मेरे को कपूर का सर कपूर बैठा मौला अली जो थे ना वो सिस्टम में दुबले बदले, और जब उनके सामने वो आता ना मरहबा जाना में जिसने पूरी फर्म कराया थे कि मुसलमानों में ऐसा है जिसको बीवी को बेवा करना है और बच्चे को यतीम करना के सामने अरब के सबसे ताकतवर जंगली के सामने हल दली जाएगी। हाँ, खंडक की जंग की बात, खंडक पर लांग जाए खैबर नहीं जो परलांग गया था ना, खंडक 14 मीटर की खंडक जो परलांग गया था, ठीक है, उसके सामने गया था ये। आप दुनियावी लिहाज से देखो उनको, मौला अली के मानने वाले आप दुनियावी लिहाज से देखो तो उनको मुकाबले ही नहीं थे बोले ना। मौला अली कमजोर किस्म के इंसान वो कहता है, अल्लाह ताला ने हमेशा जो है ना वो तकब्बुर का सर जमीन में गिराया। तो उसमें उसको जंग में मौला अली के कंधे भी वार कटा था उसका, लेकिन वो वार इतना जो वार तक ढाल नहीं कट गई, लेकिन फिर जो पौंड गया था ना, एक चीज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने हर मौके पे आपको एक सबक सिखाया है। तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर मेरा है, वो अल्लाह का, अल्लाह की चादर है, उसको उसको नहीं वो कर रहा है। चलो जी, बड़े हमारे दोस्त। तो लोगों को बताओ जुल्म नहीं है। चलो जी, अब मैं दे रहा हूँ आपको एक सवाल सर।
बड़े हमारे दोस्त ये जनाब, बड़े हमारे दोस्त। अगर एफबीआर की नजर में रिवॉल्यूशन इनकम नहीं है तो करंट टैक्स की एंट्री क्यों पास की? वो अल्लाह के बंदों, नहीं है तभी तो एफबीआर टैक्स काट रहा है ज्यादा। एफबीआर को रिवॉल्यूशन पे थोड़ी टैक्स काट रहा है, जो तुमने एसेट बेचा गेम बेचा इसके ऊपर टैक्स काट रहा है। रिवॉल्यूशन पे कब से टैक्स काटा? गेम पे टैक्स कब काटा? जब तुमने बेच दिया उसको। ठीक है बड़े, चलो अब मुझे एक सवाल का जवाब आप सुनना अच्छे तरीके से। मुझे ना आपने प्रॉपर जर्नल एंट्रीज पास कर दो, ठीक है? सर सुनिएगा सर, मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट 2001, 2002 और 2003 में है 1000, 1000 और 1000। इसमें मैं लिख रहा हूँ इंक्लूड ऑल गेन। ठीक है जी, जो आपने बेचा बचा सब इसमें था। ठीक है जी, हमारे पास एक प्लांट था, सॉरी एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड थी हमारे पास। और तो सुनना मेरे बच्चे, इसकी कॉस्ट थी 100, इसकी फेयर वैल्यू थी 120, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 135। मैंने ये बेच दिया, सोल्ड फॉर ₹140। ठीक है जी सर, ये क्या थी? इसकी फेयर वैल्यू। सर आपने मुझे टैक्स रिकंसिलिएशन बना के दे दी 3 सालों की, टैक्स रिकंसिलिएशन बना के दे दी है 3 सालों की, और सर 3 सालों में आपने रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब देखना है। और सर तीसरे साल जो हमने इसको बेचा है ना 140 रुपए में, तो गेन हुआ होगा अकाउंटिंग कितने का? अकाउंटिंग गेन हुआ होगा कितने का? 5 रुपए का। वो ऑलरेडी 1000 रुपए में शामिल। ठीक है जी, मैंने लिख दिया। ठीक, ऑल गेन। सर मुझे जरा इसकी रिकंसिलिएशन बना के दीजिए। टैक्स रिकंसिलिएशन चाहिए बेटा मुझे।
गया। किसकी फेयर वैल्यू भेज देना 140। जी मैं कह रहा हूँ ये मेरे बच्चों हो गया। अब आओ जरा मेरे प्यारे भाई बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो। देखो मैंने जब रिवैल्यूएशन इनकम बुक की होगी ना तो मेरे पास अकाउंटिंग में 1 रुपए का भी गेन नहीं आया, ठीक है। यानी मैंने सर जब 2018 में एंट्री पास की होगी पीपी डेबिट कितने से 20 रुपए से और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 20 रुपए से, मैंने कोई भी इनकम बुक नहीं की है पीएनएल के अंदर, तो मेरे पास टैक्स का भी मसला नहीं है। तो सर मैंने जो डेफर्ड टैक्स बुक किया होगा वो किससे बुक किया होगा सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस से, अज्यूमिंग कि टैक्स रेट 30% है 6 रुपए का और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 6 रुपए। डन हो गया। अब मुझे बताओ इस साल जब मेरा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा वो कितना होगा सर 1000 इंटू 30% वुड बी 300 रुपए। और सर मेरे पास पूरा ये अमाउंट करंट टैक्स में भी जा रहा होगा 300 रुपए। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नाम से कोई चीज भी मौजूद नहीं होगी, ऐसा। डन हो गया जी। फिर सर मेरे पास 2019 में हम पहुंचे, 2019 में हम पहुंचे तो हमने क्या किया, पीपी डेबिट कितने से जी मजीद 120 से 135 पे चला गया 15। और सर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से मेरे बच्चों 15 से। इसके फौरन बाद मैंने एक एंट्री पास की रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट सर कितने 30% 4.5। और सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 3.5। सर इस साल भी मेरा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना जी 300। सर मेरा करंट टैक्स कितना 300। सर मेरा कोई डेफर्ड टैक्स नहीं। सर यहाँ पर भी मामला बिल्कुल सीधे। सर जब मैं पहुंचता हूँ 2020 में तो सर मैं इस एसेट को बेच देता हूँ, बेचता हूँ तो मैं एंट्री क्या पास करता हूँ
कैश डेबिट कितने से 140, पीपी मेरा 135 पे खड़ा है सर। गेन ऑन डिस्पोजल कितना? अच्छा, ये गेन ऑन डिस्पोजल अज्यूमिंग कि ऑलरेडी किसमें शामिल है, पीएल में शामिल है। अब बताओ टैक्स गेन कितना है? 140 माइनस 40 रुपए का गेन आ गया ऐसा। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का? 1000 ऐसा। एफबीआर इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक फिगर ऐसी मौजूद है जिस पर टैक्स नहीं लगाना चाह रहा, वो कौन सा? अकाउंटिंग गेन, वो हटा दो और इसकी जगह क्या बुक कर लो? टैक्स गेन कितने का? अब बताओ कितने का हो गया? 1000 लगाओ, इस पे करंट टैक्स कितना बनता है? 30% के हिसाब से करंट टैक्स लगाओ जरा। 310.5 ऐसा। अब बताएं सर, हमारे पास 310.5 आ गया सर। मैंने एक एसेट है जो बेच दिया, बेचा, तो उस वक्त उसके रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितने पैसे पड़ेंगे? 15 माइनस 4.5 सर, और सर 20 माइनस 6 कितने? 14 और 10.5 ये मौजूद थे। ये तो आपने उठा के इमीडिएटली कहां घुसा देने सर? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? सर 14 और 10.5 24.5 और रिटेन अर्निंग। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे याद है मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी मौजूद है। कितनी? 6 रुपए और 4.5 रुपए। इसको खत्म भी करना है तो क्या करूं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से? 4 है 5 है सर, 6 और 4.5 10.5 क्रेडिट। और डेफर्ड टैक्स इनकम कितने से? आप बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं दिखाऊं मेरा करंट टैक्स है 3010, बताओ टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 300। बताएं सर मेरे पास क्रेडिट में क्या आएगा? करंट टैक्स एक्सपेंस कितने से? 300 और डेफर्ड टैक्स इनकम कितने से? सर मेरे पास क्या चीज है? बैलेंस है। अब बताएं सर, हमने डेफर्ड टैक्स क्रिएट कहां से करना है और रिवर्स कहां से करना है? पीएनएल से करना है। ऐसा है, याद रहेगा। ये कॉपी करना तो कर दो, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ केस में। जी बड़े, आपका एग्जामिनर दो ही सवाल पूछता है। इस साल रिवैल्यूएशन हुई होती है, इस साल वो कहता है डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट बताओ। तो लोग डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट क्या है सर? पूरे टैक्स रिकंसिलिएशन में कुछ नहीं है। जिस साल रिवैल्यूएशन हुई उस साल कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। फिर वो कहते हैं जिस साल बेचा है उस साल उसका इम्पैक्ट, उस साल आपको क्या करना है? अकाउंटिंग गेन एड बैक करना है, टैक्स गेन लेस करना है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करना है। किसके थ्रू? बस। इनकम नहीं मान रहा अभी आप लोग बार को, तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के चीज बता रहा था कि अकाउंटिंग वाले की नजर में ये एक इनकम है, टैक्स वाले की नजर में ये इनकम। टैक्स वाला कहता है जब रियलाइज हो जाए ना तब मान। बेचा कितने में हमने? क्योंकि 40 में बेचा। टैक्स वाले ने 40 रुपए को इनकम माना ही नहीं माना। अकाउंटिंग वाले ने इसको 35 रुपए ऑलरेडी बुक कर दी, ठीक है ना? और वो कहाँ से बुक किए थे? रिवैल्यूएशन सरप्लस। हमने डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट भी मान लिया। तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी? रिवैल्यूएशन सरप्लस एक इनकम है। क्लास खत्म होगी 6:45। ये वाली इसके बाद फिर इमीडिएटली क्लास है ऑडिट, तो फिर उसके बाद आ जाना ना होगा, 6:30 तक आ जाना। रिवैल्यूएशन एक इनकम है, हाँ। अकाउंटिंग में पहले बुक हो रही है, अनरियलाइज फॉर्म में बुक हो रही है। टैक्स वाला क्या करेगा? जब रियलाइज होगा तब उसको चार्ज करेगा, ठीक है। बड़े हम आगे दोस्त, मैं पूछ रहा था कि अगर रिवैल्यूएशन टैक्स की नजर में इनकम नहीं है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों की? अभी मैंने इतना लंबा थोड़ा जवाब इसी में दिया कि टैक्स वाले की नजर में ये इनकम कब बनेगी? जब ये रियलाइज होगी, ठीक है जी।
सेट हो गया। अकाउंटिंग वाला इसको अनरियलाइज फॉर्म में बुक कर लेता, टैक्स वाला इसको क्या करता है, बाद में जब रियलाइज हो गया तब उसको करता। इसी तरह सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है, उसकी फेयर वैल्यू बढ़ रही है, आप उस पर डबल टैक्स बुक करोगे, हाँ जब बिक जाएगा तो फिर टैक्स वाला जिस पर टैक्स लगा देगा, अकाउंटिंग वाले ने उसको अनरियलाइज फॉर्म में बुक कर लिया, टैक्स वाला उसको कब बुक करेगा, रियलाइज फॉर्म में, पक्का। अब आओ मेरे बच्चों, सेकंड केस इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना है। देखिए क्लियर हो गया शाजिल? हाँ जी, डबल टैक्स हम क्यों बुक करते हैं रिवैल्यूएशन पे, बिकॉज ये एक अकाउंटिंग इनकम है। एफबीआर की नजर में इनकम कब बनेगा, जब उसको हम बेचेंगे और रियलाइज हो जाए, ठीक है जी। चलो जी आओ मेरे बच्चों, बोर्ड में लिखना अपने पास सेकंड केस की हेडिंग डालोगे डेप्रिशिएबल एसेट। प्यारे बच्चों उसको जरा सा ध्यान से एक एक स्टेप में आराम आराम से रिपीट करूंगा, इसको जरा तमीज से पढ़ना है, ठीक है ना ना ना, कोई मसले वाली बात नहीं, बस तू एक क्लास में बैठ के सवाल पूछा, अगर गायब नहीं हुआ अगर भी। सर 1 जनवरी 2018 को हमने प्लांट खरीदा, क्या खरीदा, प्लांट। पीपी में जमीन बिल्डिंग नहीं, क्या चीज, प्लांट खरीदा। मैंने एंट्री पास की, प्लांट डेबिट या पीपी डेबिट 100 रुपए से, कैश क्रेडिट कितने से, 100 रुपए से। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पर देखना, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो सारी चीजें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट डन। इस प्लांट की लाइफ है 5 साल, डन हो गया। हम पहुंचे पहले साल यानी 31 दिसंबर 18, एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 100 इंटू 20% या 100 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ऐसा। कितना, अलाउंस का डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इस एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या रह गई, 80, डन। इसके बाद हमने एक वैल्यूअर को बुलवाया, हमने कहा यार वैल्यूअर देख इस एसेट को रिवैल्यू करना। उसने एसेट को देखा, उसने कहा सर बिल्कुल ये रिवैल्यू आराम से हो जाएगा, इसको आप एक काम करें रिवैल्यू कर दें, इसकी फेयर वैल्यू है 108 रुपए, कितने, 108 रुपए। मैंने इसको रिवैल्यू कर दिया कितने पे, 108 रुपए। मैंने एंट्री क्या पास की, 31 दिसंबर 2018 पे। सर मेरे पास प्लांट या पीपी डेबिट कितने से, 28, प्लांट से 28, और क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस एक इनकम है, हाँ है। कहाँ गई है ये, ओसीआई में गई है। कैश पे टैक्स बुक करना है, हाँ सर बुक करना है। कहाँ से बुक करें, ओसीआई से। तो हमने एंट्री पास की, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, सर 28 का 30%, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 28 का 30% कितना मेरे बच्चों, 8.4, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 8.4। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 2 अकाउंट खुल गए। कौन से 2 अकाउंट, सर एक मेरे पास खुल गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, और एक मेरे पास खुल गया रिवैल्यूएशन सरप्लस का। रिवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट आई कितने की, 20 रुपए की, ऐसा, और निकल गई इसमें से कितने की, 8.4 की। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी उल्टा लिख दिया, अकाउंटिंग वीक है मेरी जी। अब पता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट आई कितने की, 8.4, डन, खत्म। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं इसको आगे जिंदगी में कभी भी रिवैल्यू नहीं करूंगा, 8.4 है, सही है। हाँ हो गया, चलो जी। अब एक बात बताएं सर, मेरे पास 28 रुपए से रिवैल्यूएशन आ गया और 8 रुपए 40 पैसे से उस पर डेफर्ड टैक्स आ गया। इस पे मान दो, उसको मान दो, उसको मान दो। अब मैं अज्यूम करूंगा उसको मैंने कभी भी रिवैल्यू नहीं करना, पूरी आसान केस रखते हैं। अब बताओ आगे आने वाले सालों में क्या होगा। मैं एंट्री पास करूंगा 31 दिसंबर 2019 पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितनी, 108 डिवाइडेड बाय 4, 108 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 27। अलाउंस क्रेडिट कितने से, 27।
सर ये तो ज्यादा हो गई डेप्रिसिएशन, ये तो ज्यादा हो गई। डेप्रिसिएशन कितनी है? ये 27, पहले कितनी थी? 20। तो कितनी डेप्रिसिएशन बढ़ गई? 7। क्या ये डेप्रिसिएशन नॉर्मल और इंक्रीमेंटल दोनों मिला के 27 रुपए पीएनएल में गए? दोनों गए पीएनएल में, दोनों गए पीएनएल में। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन एफबीआर भी मानता है? 20 रुपए का। कितना रुपए का डेप्रिसिएशन एफबीआर नहीं मानता? 7 रुपए का। तो मुझे बताओ, दोनों आपने पीएनएल में डाल दिए। आपने तो डेफर्ड टैक्स में पढ़ा कि जितना एक्सपेंस पीएनएल में जाए सब पे रिलीफ क्रिएट करो। एफबीआर ना दे, खुद रिलीफ क्रिएट कर दो। तो बताओ एफबीआर कितने पे रिलीफ देगा? 20 रुपए पे रिलीफ देगा। 7 रुपए पे एफबीआर रिलीफ। हमें आर्टिफिशियल रिलीफ पीएनएल में क्रिएट करना पड़ेगा। देखो 7 रुपए को 30% से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 2.1। हमने हर साल 2.1 रुपीज का डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट करना है। किसमें? पीएनएल में। देखो पूरे 27 रुपए का एक्सपेंस तुम पीएनएल में डाल दो, उसमें से एफबीआर आपको सर रिलीफ दे देगा 20 रुपए के ऊपर। 7 रुपए पे रिलीफ आपको एफबीआर। तो मुझे आर्टिफिशियल रिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा। कहां से क्रिएट करूंगा मैं? डेफर्ड टैक्स इनकम से। कितनी? 2 रुपए 10 पैसे। मेरे प्यारे बच्चों 27 रुपए की डेप्रिसिएशन है, इसमें से एफबीआर कितनी मान लेगा? अलाउड 20 रुपए पे 30% के हिसाब से करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स इनकम आ जाएगी कितने की? 6 की। 7 रुपए का अमाउंट ऐसा है जिसको एफबीआर नहीं मानता। इस पे क्या करेगा सर एफबीआर? कोई डिडक्शन नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर इस पे? सर हमें डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगी। कितने से? तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। कितने साल की लाइफ है एसेट की? कितने साल की लाइफ है? 4 साल की। हर साल 2 रुपए 10 पैसे का डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगा। हर साल 2 रुपए 10 पैसे का डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगा। सर अगर 4 साल की लाइफ है और हर साल 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 10 पैसे और 2 रुपए 10 पैसे का डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट हुआ, तो सर 4 सालों में ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये 4 सालों में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ सर, एक डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस जब आता है तो उस पर हम डेफर्ड टैक्स बुक करते हैं। कहां से? रीवैल्यूएशन सरप्लस से। फिर वो एसेट जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा आती है, ज्यादा अमाउंट की डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाती है, तो सर फिर हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स भी पीएनएल के थ्रू ही करना पड़ता है। इसका मतलब है मैंने दूसरे केस में भी देखा कि जब भी मेरे पास रीवैल्यूड एसेट या तो डेप्रिशिएट होगा तो भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की रिवर्सल पीएनएल में जाएगी, और अगर वो बिकेगा तो भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल कहां जाएगा? इसका मतलब है मैंने अब तक जितना रिवैल्यूएशन को पढ़ा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट रिवैल्यूएशन से होती है, रिवर्स किससे होती है? पीएनएल से। सर ये डेप्रिशिएबल एसेट में क्यों पीएनएल से रिवर्स होगी? क्योंकि सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है, तो उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स इनकम भी कहां जाना चाहिए? पीएनएल में कितना डेप्रिसिएशन गया? 27। पीएनएल में कितना डेप्रिसिएशन गया? 27। नॉर्मल भी इंक्रीमेंटल भी। तो भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पर जो टैक्स बेनिफिट है वो भी कहां से आना चाहिए? पीएनएल में आना चाहिए। जहां एक्सपेंस गया रिलीफ भी कहां जाना चाहिए? रिवैल्यूएशन की इनकम कहां गई थी? तो उसका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी उसे रिकॉर्ड हुआ। सर जब अब डेफर्ड टैक्स आप सॉरी जो वक्त गुजारोगे तो जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा वो कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। तो सर रिलीफ भी कहां से क्रिएट होना चाहिए? ऐसा है तो याद रखना, वो एसेट्स जो जो रिवैल्यूड एसेट है उनके अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट करोगे पीएनएल में। उसका रीजन ये कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कहां जा रहा है? पीएनएल में। ऐसा है सर। इसको आप कॉपी करें तो मैं एक बड़े सवाल में डाल के इसको। अच्छा अब एक काम और भी करना है हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस से भी जो एक अमाउंट निकाल के रिटेन, पीएनएल में नहीं, किसमें? रिटेन में। कितना कितना कितना? ना 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 7 नहीं सर। मुझे बताओ इस दोनों को नेट करो क्या आ रहा है? इन दोनों को नेट करो कितना आ रहा है? 19.6। इसको अब डिवाइड करो किससे? 4 से। क्या आ रहा है? 4 सर ये तो 7 रुपए आना चाहिए ना भाई। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो पीएनएल में गया 7 रुपए का गया है, उस पर टैक्स रिलीफ आ गया 2.1 का। इनकम बुक हो गई 2.1 की, तो बाकी का अमाउंट कितना रह गया? 4.9। ये हम कहां से मूव करेंगे? ये मूव करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 4.9। और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से? मुझे बताओ सर इंक्रीमेंटल डिविजन का टोटल इम्पैक्ट कितना? 7 रुपए का। 2 रुपए 10 पैसे की आपने इनकम बुक कर दी।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से 2.1 और पीएनएल क्रेडिट या डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से 2.1। मुझे बताओ सर 7 रुपए का इंक्रीमेंटल डिडक्शन क्या इम्पैक्ट था? सर आपने 2 रुपए 10 पैसे की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर दी, थोड़ा इम्पैक्ट खत्म हो गया, बाकी कितने का इम्पैक्ट रह गया? सर वो हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में डाल के। ऐसा अगर रिटेन अर्निंग से आप 7 रुपए डालते ना तो गलत हो जाता। होता ये कि सर रिवैल्यूएशन जो इंक्रीमेंटल डिडक्शन है वो 7 रुपए का तो बुक होता, 7 रुपए रिटेनिंग में मूव हो जाते हैं और टैक्स का इनकम अलग आ जाती तो डबल हो जाता। अब बताओ आपने टैक्स की इनकम कितनी बुक की है? 2.1। एक्सपेंस कितना डाला है पीएनएल में? 7 रुपए का। उसको नलिफाई करने के लिए भी इनकम भी कितने की आनी चाहिए? 7 की। तो 2 रुपए 10 पैसे की इनकम आ गई डेबिट टैक्स इनकम के नाम पे। बाकी की इनकम कहां से क्रिएट करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन में मूव कर। पक्का? कौन सा वाला? तो बहुत आसान थी यार, इसी तरह की थी वो। हाँ इसी सेम सेम इसी तरह की। तो पेपर देखा फिर मैंने और बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पेपर में ऐसी थी जो टीचर्स ने करवाई भी नहीं। जी बड़े मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पूरे डिस्कशन की एक छोटी सी समरी ये कि डेफर्ड टैक्स क्रिएट रिवैल्यूएशन से करना है रिवर्स पीएनएल से, नो मैटर व्हाट। हाँ अभी तक ठीक है जी। एक आखिरी केस हमने बाद में देखना है जिसमें रिवैल्यूएशन रिवर्स जो है ना, सॉरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स रिवैल्यूएशन से होती है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, और ये जो अभी जो सवाल दे रहा हूँ ना इसमें एक छोटी सी चीज हमने याद कर लेनी है, दिमाग में रखनी है। जैसे ही हमने सवाल में वो केस देखना है फौरन क्लिक करना है कि हमने कोई पैनिक नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपको घेरेगा इस तरीके से जो अभी आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ सर एक सवाल है सर 2020 2021, ठीक है जी। और सुनना सर 2020 की स्टार्ट पे पहली जनवरी 2020 पे मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट थी, कैरिंग अमाउंट एट 1 जनवरी सर 200 रुपए। कितनी थी? 200 रुपए। कब थी ये कैरिंग अमाउंट? 2020 के स्टार्ट पे। कैरिंग अमाउंट की जगह मैं वर्ड यूज कर लूं कॉस्ट, मैंने खरीदा एज्यूम करो सर, मैंने इसको डेप्रिशिएट किया 2020 के एंड पे 31 दिसंबर पे, अज्यूमिंग कि इसकी लाइफ 5 साल है। कितना डेप्रिसिएशन बुक किया होगा? 40 का। क्या वैल्यू रहेगी इसकी सर? 160। मैंने इसको कर दिया सर रीवैल्यू। रीवैल्यू कब किया? 31 दिसंबर 2020 पे। साल का आखिरी काम मैंने क्या किया? इसको रीवैल्यू कर दिया। 31 दिसंबर 2020 को इसको रीवैल्यू किया। सर मैंने इसको रीवैल्यू किया कोई 60 रुपए से। ये कितने पे चला गया? 220। यहाँ हो गया पहला साल खत्म। डन। जब यहाँ पहला साल खत्म हुआ तो सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था 60 रुपए, और इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद थी कितने की? 18 की। तो नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था कितने का? 42 रुपीज का। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था कितने का? 42। कैसे 42? 60 रुपए का रिवैल्यूएशन माइनस 18 रुपए का इस पर टैक्स, ऐसा। तो 42 रुपीज पे नेट मौजूद था। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी मौजूद थी कितने की? 18 रुपए की। पक्का? इस साल डेप्रिसिएशन बुक किया? हाँ सर वो पहले ही कर लिया था। साल खत्म। हम पहुंचे नेक्स्ट ईयर। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर हम पहुंचे, नेक्स्ट ईयर का डाटा आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट ईयर में कह रहा हूं जी अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1000 रुपए का। ठीक है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1000 रुपए का। मुझे बताओ मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना होगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 220 डिवाइडेड बाय 4, 55। वेरी गुड सर। टैक्स डेप्रिसिएशन होगा कितना? 160 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 40। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक करूंगा किसको? वेरी गुड सर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को। कितने से? 55 से। मेरे बच्चों गौर से देखना जो मैं करने जा रहा हूं अभी। टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना हमारे पास? बताओ मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा कितने का? 1015। ये कौन सा प्रॉफिट है? टैक्सेबल प्रॉफिट है। वेरी गुड सर। प्यारे बच्चों इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे मैं 30% के हिसाब से करंट टैक्स एक्सपेंस 1015 मल्टीप्लाई बाय 30% इज
304.5 पक्का। अब बात आती है किसकी, डेफर्ड टैक्स बुक करने की। अब बात आती है किसकी, डेफर्ड टैक्स बुक करने की। बोर्ड पे देखना, मुझे बताओ साल के स्टार्ट पे 2021 के स्टार्ट पे कैरिंग अमाउंट थी 160 की, सॉरी कैरिंग अमाउंट थी 220 की, 220 की, 220 की। सर टैक्स बेस कितने का था, 160 का। डिफरेंस कितने का था, डिफरेंस कितने का था, 60 का। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 18। साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट कितना रह गया 55 के डेप्रिसिएशन के बाद, 55 के डेप्रिसिएशन के बाद कैरिंग अमाउंट कितना रह गया, 165। टैक्स बेस कितना रह गया, 40 के डेप्रिसिएशन के बाद 120। डिफरेंस कितने का रह गया, कितने का रह गया, 45। बताओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से, कितना, 13.5। मेरे बच्चों मेरे पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी कितने की, 18 की। क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की है, बताओ। डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की है, सॉरी डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की है, 4.5। ये डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल से जा रही है, पीएनएल से आ रही है, यस सर। अब बताओ सर मैं ऊपर जाके रिकंसिलेशन बनाऊं, सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने से, 1000 इंटू 30% इज 300, ऐसा। सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस 304.5। डेफर्ड टैक्स इनकम कितना आ रहा है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे बताओ अगर एग्जामिनर आपको नहीं बताता ये एसेट रीवैल्यूड है, अगर एग्जामिनर आपको नहीं बताता कि ये एसेट रीवैल्यूड है, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तब भी यही होना था। क्यों, आप इसी तरह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करते, नीचे जाते डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते, 4.5 रुपए का अमाउंट आता, आप ऊपर जाके एडजस्ट कर लेते, आपको कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ना था कि एसेट रीवैल्यूड है या नहीं। आपने रीवैल्यूएशन को ऐसे ही पेपर में इग्नोर करना है। एग्जामिनर घेरता है, कहता है जी 4 साल पहले रीवैल्यूएशन हुई थी, हो गई वहां पे खत्म। अब आगे आने वाले सालों में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पूरा पूरा पीएनएल में जाएगा, ठीक है जी। और टैक्स डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में उतारोगे, उसके साथ साथ टैक्सेशन का इंपैक्ट लोगे सर टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए। तो सर आपके पास जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आएगा उस पे आप डेफर्ड टैक्स एडजस्ट करोगे, और एडजस्टमेंट कहां से होगी, पीएनएल से होगी। रीवैल्यूड एसेट होता है वो भी पीएनएल से होता है, नॉर्मल एसेट होता तो भी पीएनएल से होता। इसका मतलब ये कि सर एग्जाम में मुझे अगर वो कह देना ये बात कि ये पुराना रीवैल्यूड एसेट है, मैं कहूंगा भाड़ में गया। अब इसको ऐसे ही ट्रीट करो जैसे एक नॉर्मल है। आप नॉर्मली क्या करते हो, एसेट का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस लेते हो, इसके डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देखते हो, और सर फिर क्या करते हो, साल के एंड में भी यही देखते हो, और सर इन दोनों के डिफरेंस से क्या करते हो आप, डेफर्ड टैक्स इनकम निकाल लेते हो। अब देखो गधे पता है एग्जाम में जाके क्या करते हैं, गधे और ख्वार लोग, वो बनाते हैं एसेट की मूवमेंट। ऊपर से शुरू होंगे, इस बिल्डिंग के अंदर पुराना रीवैल्यूड एसेट इतना है, नॉन रीवैल्यूड इतना है, नीचे आएंगे एंड में आके कहां पहुंचेंगे। और वो एग्जामिनर अपने कमेंट्स में लिखता है कि भाई एक डेप्रिशिएबल एसेट अगर एक दफा रीवैल्यू हो गया, सब्सिक्वेंट ईयर्स में डेफर्ड टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं है उसका, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आम तौर पे भी एक नॉर्मल एसेट के अगेंस्ट भी बुक हो तो किससे रिवर्स होती है, पीएनएल से। तो सर यहाँ पर भी जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किससे रिवर्स होगी, पीएनएल से। हाँ, सिर्फ जिस साल रिवैल्यूएशन हो उस साल आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस पे जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करनी है ना, वो अलग से दिखानी है, लेकिन उसका भी कोई रिकंसिलिएशन पे फर्क नहीं पड़ता। अब आप यकीन करो यार, बेतहाशा सवाल एग्जामिनर ने इस तरह पूछे और लोग जाके वहां कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, क्या रिवैल्यूएशन है और ये तो पुराना एसेट है यार, अब कब से वर्किंग निकालनी पड़ेगी, निकाली वो उंगली करता है आपको। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इस 55 रुपए इंक्लूडिंग 11 रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। आपने क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो इंक्लूडिंग 11 हो 15 हो, सानू की हमने तो ऐड बैक करना है उसको, और उसकी जगह लेस क्या करना है हमने, और सर सीधा सीधा हमने आगे जाके हिसाब किताब कर देना है, पक्का। अब बताओ इस तीसरे केस में हमने क्या पढ़ा कि डेफर्ड टैक्स, सॉरी जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है अगर वो इस साल नहीं हुआ ना, वो मेरे लिए टैक्स रिकंसिलिएशन बनाते हुए कोई मैटर ही नहीं।
ऐसा। अब बताओ, मैं आपको कुछ सवालात ऐसे करवा लेता हूँ जिसमें रिवैल्यूएशन वाले ईयर में भी अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन कैसे बनती है वो भी हम देख लें, और उसके बाद जो अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन बनती है, इसका मतलब है सर जिस साल रिवैल्यूएशन हो उस साल तो मुझे थोड़ा बहुत ख्याल रखना चीजों का, लेकिन जिस साल रिवैल्यूएशन होने के बाद जो अगले साल आएंगे उस साल मुझे कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा। कॉपी करो और सवाल करें कुछ इसके ऊपर। हाँ जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो क्रिएट होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस से, वो रिवर्स किससे होती है? पीएनएल से होती है। चाहे आप एसेट को बेच दो, चाहे उसको क्या करो सर, आप उसको यूज करो और आगे डेप्रिशिएट करो। ठीक है जी। हाँ, स्क्रॉल अप। क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गए? ऐसे कर दूं? भाई जो मैं अल्लाह के वास्ते होमवर्क दे रहा हूँ उसको जरा सा देख लिया करो, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि ये होमवर्क अगली क्लास में बच्चे ने किया हुआ होगा। ठीक है जी। और अगर वो होमवर्क आप नहीं करो, हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे उस होमवर्क को करने में। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके 6 महीने बच जाएंगे दूसरी दफा अटेम्प्ट नहीं दोगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाकी आगे आपकी मर्जी है। और मैं वो किसी किताब से नहीं छापता, किसी जगह से नहीं छापता। जो आपको पढ़ाता हूँ, जो पास पेपर्स मेरे सामने होते हैं, सी फाइनल के पेपर्स मेरे सामने होते हैं, मैं ये देख के पढ़ाता हूँ कि यार जो पास पेपर तक और एग्जाम तक पहुंचने का गैप है वो कैसे फिल होगा। चले जी। मतलब न्यू रिवैल्यूएशन हो तो उसकी वर्किंग शो करनी होगी, ओल्ड हो तो कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक ऐसा सवाल करा रहा हूं जिसमें ये दोनों चीजें आ रही है। ठीक है जी, पक्का जी? बताया ना, हमने डिस्कस किया ना कि जो रिड्यूस रेट पर टैक्स होगा तो रिड्यूस रेट से आप करंट टैक्स बुक कर लोगे, और जो रिड्यूस और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस होगा वो रिकंसिलिएशन में डाल दोगे। बस उसके नीचे फॉरम। ठीक है ना, बड़े मांगे। हाँ, हमारे पास एक दो केसेस और रह गए। बल्कि अब मैं काम ये करूंगा कि कल से ना मैं पास पेपर्स पे आ जाऊंगा, और उस पास पेपर के अंदर जो बाकी हमारे 6 केसेस बचे हुए ना, जहां जहां आ रहा होगा मैं वहां रुक के पहले वो केस समझाऊंगा और फिर पेपर आपको दीजिए। ठीक है, पोस्ट दिस पॉइंट हम पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बड़े हम आगे। लीज पे एक चीज बाकी है, लीज पे डेबिट टैक्स बाकी है, वो शायद थोड़ा सा मैं रुक के कल करा दूं, और फिर उसके बाद में आपके पेपर शुरू करा दूं। ठीक है, किस पेपर ने सबसे ज्यादा तंग किया तुम्हें पेपर टैक्स में? लास्ट वाले ना? लास्ट वाले ही पहले देख लेना। ठीक है, बड़े आगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखो। सर मेरे पास काउंटिंग प्रॉफिट 2020 का 1 लाख रुपए। ठीक है जी, गौर से देखना। 2020 की 1 जनवरी को, साल के पहले दिन, दूसरे तीसरे दिन नहीं, साल का एंड नहीं, साल के पहले दिन, मेरे पास एक पीपी था जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 80,000 रुपए। इसको मैंने रिवैल्यू कर दिया 1,20,000 रुपए। कितने में? 1,20,000 रुपए। इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 5 ईयर। ठीक है जी, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। गौर सुनना, ये 1 लाख रुपए का जो अमाउंट आ रहा है, इसमें इस साल का डेप्रिसिएशन शामिल है। डेप्रिसिएशन कौन सा, कितना, किस एसेट पे डेप्रिसिएशन? 1,20,000 रुपए पे। ये रिवैल्यूएशन कब हुई है? साल के स्टार्ट पे। प्रॉफिट कब का है? साल के एंड का है। सर टैक्स रेट 30% है। मुझे काम करो, रिकंसिलिएशन बना के खुद। शाबाश। जी, मैं कराऊं?
चलो अब यहाँ बोर्ड पे देख लो, उसको मैं करवा रहा हूँ। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले जो काम करते हैं, हम करंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का? 1 लाख जी। रिवैल्यूएशन इनकम यहाँ कहीं दिखानी है पीएनएल में? नहीं सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग द पीरियड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का कितना बुक हुआ है? वो मैं ऐड बैक कर रहा हूँ। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 24,000। टैक्स डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1,08,000। पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन मसला पंचायत वसूली इसके अंदर? नथिंग। 30% के हिसाब से सर मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट कितना? 32,400। ये आ गया जी मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी। सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का? 1 लाख का 30% इज 30,000। और मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का? 32,400। अब मैं जा रहा हूँ डबल टैक्स की वर्किंग बनाने के लिए। बोर्ड पे देखो प्यारे बच्चों, सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स का इस तरह का वो बनता है ना सारा सारा सेटअप। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स। फिर कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स। ऐसा बोर्ड पे देखना। मैं दिखाऊंगा प्यारे भाई, मेरे पास साल के स्टार्ट पे कैरिंग अमाउंट थी कितने की? 80,000 की। साल के स्टार्ट पे टैक्स बेस भी 80,000 की थी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो मामला बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे। अच्छा, साल के दौरान क्या हुआ? साल के दौरान बोर्ड में देखना, साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर मैं कहूंगा जी हमारी कैरिंग अमाउंट बढ़ गई। कितने पे चली गई? 1,20,000 पे। टैक्स बेस वहीं खड़ी रही। डिफरेंस आ गया कितने का? 40,000 रुपए का। इस डिफरेंस पे हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की 30% के हिसाब से कितनी? 12,000। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। नीचे मैंने दिखा दिया सर, नीचे दिखाया किस नाम से? डेफर्ड टैक्स पर्टेनिंग टू इक्विटी, ऐसा दिखा दिया। अब आ जाओ एक लाइन ऊपर दोबारा। अब बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई सर हमारी? कैरिंग अमाउंट 96,000। ऐसा चाहो तो पहले साल जैसे आई कैप वाला करता है, यहां इक्विटी दिखाई और सर इसके नीचे ही एक लाइन डाल दूं, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर। मुझे बताया मेरे पास सर कितने रुपए का एसेट डेप्रिशिएट हुआ है? 24 का। सर कितने रुपए का टैक्स में डेप्रिशिएट हुआ? 16 का। सर कितने रुपए का डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ? 8,000 रुपए का। ये डिफरेंस कौन सा? अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट, टैक्स का प्रॉफिट जब भी ज्यादा तो डेफर्ड टैक्स इनकम कितनी? लगाओ सर 8,000 रुपए, 2400। ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास कितना रह गया? ये कितना रह गया? 90, 96। ये कितना रह गया? 64, 64 है ना? हाँ। फिर ये कितना रहेगा जी? 32,000। मुझे बताओ डेफर्ड टैक्स रिड्यूस होगी कितना? कितना रह गया? 9,600। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड आपकी इनकम बुक हुई कितने की? 2400। अब गौर से देखना मेरे बच्चों, मैं इधर आ रहा हूँ करंट टैक्स के बाद मैं दिखा रहा हूँ डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की? 2400 की। क्या रह गया मेरे पास? 30,000। सर आपने इसको ऊपर क्यों नहीं दिखाया? जिस साल रिवैल्यूएशन होगी मैं इसको ऊपर नहीं दिखाऊंगा, इसकी वर्किंग क्या करूंगा? अलग से बना दूं। अब बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर यहां से ये उठेगा, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा इधर 96। नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा 64। नेक्स्ट ईयर हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा कितना? 32। और इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद होगी कितने से? नेक्स्ट ईयर से। हमें इसका ध्यान ही नहीं रखना। क्यों सर? अब हमारे लिए फर्क ही नहीं पड़ता ये रिवैल्यूड है या नहीं है, कुछ भी है। अब बताओ आने वाले सालों में अब जो तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन की वजह से कम होता रहेगा, आप क्या करते रहोगे? नॉर्मल तरीके से सवाल को लेकर चलोगे। लेकिन पहले साल आपने इसको ऊपर नहीं दिखाना। किस एसेट को? जो रिवैल्यू हुआ है आपने उसकी रिवैल्यूएशन अलग दिखानी है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड जो डेप्रिसिएशन की वजह से डिफरेंस एलिमिनेट हुआ है उसको अलग दिखाना है और क्लोजिंग बैलेंस ले आना है। अगले साल ये क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा? ओपनिंग। लेकिन अगले साल ये नॉर्मल जगह पे आएगा, इसको अलग से दिखाने की जरूरत। अब बताएं सर मेरे पास नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर भी देख लेते हैं सर। नेक्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा हमारा? ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा ये, और फिर ये डेप्रिशिएट होगा। सर बताएं सर मेरे पास नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये हटा दूं यहां से।
मैं नहीं, नेक्स्ट ईयर यहाँ से वो कर देता हूँ, नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर। बताओ क्या करूंगा मैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट फिर कितने से? ऊपर कितना भैया अकाउंटिंग प्रॉफिट? 1 लाख। अब बताओ मैं फिर इसमें ऐड बैक करूंगा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इस साल कितनी आएगी? 96 डिवाइडेड बाय 4 कितने? अब बताएं सर मेरे पास ये आ गया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना? 24। टैक्स डेप्रिसिएशन इस दफा भी कितनी होगी? 16,000। कितने रुपए का सर मेरे पास हिसाब किताब बन गया? 1,08,000। 1,08,000 पे टैक्सेबल प्रॉफिट पे सेकेंड ईयर में मेरे पास 30% के हिसाब से करंट टैक्स एक्सपेंस आ रहा है कितने का? 32,400 रुपए का। टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना? 30,000 और टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 30,000 के बाद करंट टैक्स एक्सपेंस कितना? 32,400। फिर आप एक डेफर्ड टैक्स के लिए वर्किंग बनाते हो ना, क्या डालते हो उसमें? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स। ऐसा इसी तरह कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स। ऐसा मुझे बताओ मेरे पास पीपी साल के स्टार्ट पे कितना? 96,000। टैक्स बेस 64,000, डिफरेंस 32,000, डेफर्ड टैक्स 90। अब बताओ साल के एंड पे डेप्रिसिएशन बुक होने के बाद कितना रह गया? डेप्रिसिएशन बुक होने के बाद कितना रह गया सर? 96 में से 24 निकले दो, 72,000। टैक्स बेस, डिफरेंस 30% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 7,000। अब बताओ मैं एक अकाउंट बनाऊं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 9600, क्लोजिंग बैलेंस 7,200, डेफर्ड टैक्स इनकम 2,400। क्या ये डेफर्ड टैक्स इनकम मैं यहाँ दिखा के मामला जीरो कर सकता हूँ? क्या मैंने इसमें तमीज रखी कि रिवैल्यूड एसेट है नॉन रिवैल्यूड एसेट है? नहीं। इसका मतलब है सर जब भी मेरे पास एसेट रिवैल्यू होगा जिस साल, उस साल मैं इसको अलग से ऐसे दिखाऊंगा, ऊपर डब्बे में नहीं दिखाऊंगा। और सर अगर जब पहला साल गुजर गया उसके बाद फिर ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल एसेट। तो आप इसी तरह दिखाते रहेंगे तो कोई डिफरेंस का कोई हिसाब किताब चेंज नहीं होगा। जैसे नॉर्मल एसेट चलता है वैसे ही रिवैल्यूड एसेट चलेगा। जिस साल एसेट रिवैल्यू होगा उस साल आप क्या करोगे? उसको नॉर्मल वर्किंग से अलग दिखाओगे। अगर इस साल के आखिरी दिन रिवैल्यू हुआ होता तो ना, फिर रिवैल्यू आखिरी साल हुआ होता तो मैं आखिरी में से ध्यान दिखा देता। ये वाला स्टेप नहीं करता। ये वाला स्टेप क्यों करना पड़ा? क्योंकि रिवैल्यू होने के बाद इस साल डेप्रिसिएशन भी आया उसमें। ऐसा ये याद रहेगा। सर मैं 2-3 सवाल आपको अभी इसके घर पे होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। जिस साल रिवैल्यूशन हुआ उस साल और उसके नेक्स्ट ईयर, जिस साल रिवैल्यूशन हुआ उस साल और उसके नेक्स्ट ईयर। कर लोगे मैनेज? ये कॉपी कर लो और फिर उसके बाद छुट्टी करना। कहाँ से कॉपी करना है? ये कर लिया ना? फौरन बाद ही अपलोड हो जाती है। कब अपलोड होती है? नहीं यार, मुजफ्फर तो कर देता है। नहीं यार, ये क्या बात कर दी वाकई है? नहीं मुजफ्फर तो यार यही होता, तो उसके एग्जाम लीव में छुट्टी पे यही होता है। ये काम कर लो ना, इसका पीडीएफ निकाल के ईमेल कर दो खुद।